एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मदीना के सबसे महंगे ऊंची इमारत बनने का प्रोजेक्ट शुरू होने लगा तो प्रोजेक्ट वाली जगह पर एक औरत की झोपड़ी आ गई। हुकूमत ने उसे एक आलीशान महल और करोड़ों रुपए की ऑफर की। वह ना मानी तो शहजादे को शक होने लगा कि जरूर झोपड़ी में कोई खास राज छुपा है। आधी रात को शहजादा हकीकत का पता लगाने जो ही झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। ये देखकर वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे ओंग रही थी। शायद थकावट की वजह से या दिन भर के कामों की वजह से उस पर नींद की वादी सवार थी। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ पल आराम करना चाहती थी ताकि फिर से ताज़ा हो सके। वह सड़क पर बनी दीवारों से टेक लगाकर बैठ गई, मगर बेपनाह सुकून था। न जाने वह इतनी बेहोशी में क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। गहरी नींद में जाने लगी। उसे अपने आजू बाजू कुछ थोड़ी हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखों को पूरा खोला और अपने आसपास देख लिया। कीमती लिबास में वे 4 से 5 लोग थे जो उसकी झोपड़ी के आजू बाजू में जायजा लेते हुए नजर आए। न जाने वे क्या बातें कर रहे थे। वह वीराने में देखती रही, दोबारा से आंखें बंद करके बैठ गई। सुनो, ये झोपड़ी तुम्हारे लिए। अब की बार उसे अपने करीब आवाज़ सुनाई दी तो उसने जल्दी आंखें खोल दी। हाँ, मेरी है। फिर उसने अपने शब्दों में जवाब दिया, हमें ये झोपड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी। वह हैरानी से उठकर खड़ी हुई। क्यों हटानी पड़ेगी? वह गुस्से से भरे शब्दों में बोली। उसकी नींद और थकावट दोनों ही उड़नछू हो गई थी। यह हमेशा से मेरी जगह है और मेरी रहेगी। इस धरती पर मौजूद कोई भी रूप मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। उसने अपने हाथ में पकड़ा डंडा जमीन पर दे मारा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। असल में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है और आपकी झोपड़ी बीच में आ रही है। प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आपको ये जगह खाली करनी होगी। उसके बदले हुकूमत आपको ज़मीन और रुपया दोनों दे रही है ताकि आप घर बनवा सके। बड़ा लंबा चौड़ा कोट पैंट पहने हुए आदमियों ने उसे बड़ी नरम शब्दों में पूरी बात समझाई थी। उसने जल्दी नाम में सिर हिलाया। तुम मुझे करोड़ भी दोगे तब भी मैं ये जगह खाली ना करूँगी। हुकूमत मेरी मर्जी के बगैर तो मेरे आशियाने पर कुछ नहीं बना सकती। जब उस बुढ़िया ने गुस्से से कहा तो वह आदमी ठिठक गया। नहीं, आपकी मर्जी के बगैर हुकूमत आपके आशियाने पर कब्जा नहीं कर सकती। मेरी तरफ से साफ मना है। उसने साफ साफ शब्दों में तेज आवाज़ में बता दिया और हाथ में पकड़ा हुआ डंडा एक बार फिर जमीन पर मारकर अपनी झोपड़ी में जा घुसी। मदीने में अपनी रूहानी अहमियत और तारीख मकाम के बिना पर दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में खास मुकाम रखता है। शहर की सुंदरता और ज़ियारत हज उम्रा से हुकूमत वक्त से शहर की तरक्की के बारे में सोचती हुई मंसूबे की बुनियाद रखी। मदीने ने तरक्की की राह पकड़कर सहूलियत और आर्किटेक्चर में भी बेहतरीन बनावट। मदीना में शानदार होटल, शॉपिंग मॉल और रहने की इमारत भी शामिल किए गए। उन मंसूबों में एक नया मंसूबा शुरू होने जा रहा था। इन मंसूबों के तहत शहर के सबसे ऊंची इमारत की शुरुआत की जा रही थी जो न सिर्फ शहर के खूबसूरती का इजहार करती बल्कि उसके शानदार नक्काशी बिल्कुल अलग थे। दूसरे मुल्क से आने वाले विदेशियों के लिए ये इमारत दिलचस्पी का गढ़ थी जिसे हुकूमत को काफ़ी फायदा पहुंचता है। मदीना के मुल्क में प्रोजेक्ट के सभी कार्यकर्ता को हिस्सा लेने के बाद मंजूरी दे दी गई थी। ज़मीन का जायजा लेने जो ही कुछ सरकारी मुलाजिम उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें इस बड़े प्रोजेक्ट के रुतबे पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह थोड़ी अलग प्रोजेक्ट की ज़मीन पर ऐसी छोटी मोटी झोपड़ियाँ आ जाया करती हैं जिन्हें उसके ज़मीन के बदले किसी और इलाके में ज़मीन दी जाती है। इसलिए उन लोगों ने इस बात को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी और झोपड़ी की मालकिन औरत को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मगर उस झोपड़ी के बारे में सबसे ख़ास बात ये थी कि उस औरत ने अपनी झोपड़ी किसी भी कीमत पर खाली करने से मना कर दिया था। शहजादे के आदमियों ने उस बूढ़ी औरत को नए घर की ऑफ़र की मगर उसका जवाब हाँ में ना हुआ और वे लोग हैरान होकर वापस लौट गए। उस वक्त तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे औरत गुस्से में झोपड़ी खाली करने से मना कर रही है। मगर प्रोजेक्ट की शुरुआत तक उसकी ना में हाँ ना बदली। उन्होंने उसे ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की मगर वह मान ही नहीं रही थी। वह बूढ़ी औरत परेशानी से झोपड़ी में टहल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह किसी भी सूरत पर झोपड़ी खाली नहीं करना चाहती थी। वह बेचैनी से घबरा रही थी। उसने देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां रोजाना ही उसके इलाके में आ जाया करती हैं और वहां पर मौजूद लोगों की जायजा लेती हैं और ज़मीन नापते रहते हैं। शायद हुकूमत ने अब प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का फैसला कर लिया था।
उस बूढ़ी औरत को हुकूमत से या उस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं था। हुकूमत एक छोड़ 100 प्रोजेक्ट बनाए, उसको क्या करना था जानकर। आसपास दूर दूर तक हुकूमत की रजामंदी फैली पड़ी थी। हुक्मरान वहाँ पर तामीर शुरू करवाना चाहते थे। जाने उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पीछे क्यों पड़े थे। ये कहना गलत ना था कि उसने खून पसीना बहाकर ये झोपड़ी बनवाई थी। उसने हुकूमत से इजाज़त ना लेकर इतने बरसों लगाकर ये ज़मीन भी खरीदी थी। उसके पास ज़मीन के कागजात और झोपड़ी बनाने का इजाज़तनामा दोनों ही मौजूद था। तभी सरकार उसको बुलाकर बिन वजह तंग कर रही थी। न जाने क्यों ये लोग सुकून से क्यों नहीं जीने देते। अक्सर सोचती, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह हर वक्त परेशान सी इधर उधर टहलती रहती थी। गाड़ियों को देखते और ज़मीन पर अपना डंडा मारकर इधर से उधर टहलती रहती। मंसूबे की शुरुआत हुई तो उसे दी जाने वाली ऑफ़र और पैसे बढ़ा दिए गए ताकि उसका जवाब हाँ में आए। लेकिन उसका जवाब अभी वही था जो हमेशा से था। आखिरकार बात शहजादे तक पहुंची तो ये सब सुनकर ताज्जुब का शिकार हुआ। वह खुद उस बूढ़ी औरत से मिलने आया। उसे एक आलीशान महल और करोड़ों रुपए के ऑफ़र की, मगर वह ना मानी। परेशान हाल झोपड़ी के अंदर फिक्रमंदी से औरत दिन रात अपनी जगह चक्कर काटती रही। आसपास के गाड़ियां और सरकारी अफसर के बार बार आने से उसकी नींद बिल्कुल हराम कर दिया था। वह अक्सर रात के अंधेरे में जागती रहती, झोपड़ी के आसपास टहलती, दूर दूर तक फैले खुले मैदान को देखती रहती। एक रात जब अंधेरे ने पूरे इलाके को घेर लिया था, हर तरफ कोहरा छाया हुआ था, झोपड़ी में आराम करने की कोशिश कर रही थी, अचानक बाहर से कदमों की टाप सुनाई दी। वह फौरन उठ बैठी और अपने डंडे को मजबूती से थामकर बाहर निकल आई। चांदनी रात में उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो उसकी झोपड़ी के करीब कुछ बातें कर रहे थे। उनमें हुकूमत का राजा भी शामिल था। उसने उन्हें देखकर तेज शब्दों में कहा, यहाँ क्या कर रहे हो। शहजादे ने आगे बढ़कर नरम शब्दों में कहा, माँ जी, मैं आपसे एक आखिरी बार बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ आपकी जगह आपके लिए बहुत अहम है, मगर ये प्रोजेक्ट भी मुल्क के लिए बहुत अहम है। हमने आपको हर मुमकिन ऑफ़र की है। हम आपको नई जगह भी दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। औरत के सख्त शब्दों में जवाब दिया, शहजादे, मैंने कहा कि मैं अपनी झोपड़ी किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। ये जगह मेरी जिंदगी की कहानी का हिस्सा है। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। शहजादा अब की बार थोड़ा मायूस हुआ था। माँ जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर हमें इस प्रोजेक्ट पर मुकम्मल काम करना है। क्या आप हमें इतना बता सकती हैं कि ये जगह आपके लिए इतनी अहम क्यों है। और उसने शहजादे की आंखों में देखा और एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और कहने लगी, ये जगह सिर्फ एक झोपड़ी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा है। मेरे सारी ज़िंदगी इसी झोपड़ी की भेंट है। यहाँ मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी। इस जगह मेरे अपने प्यारे बच्चे एक एक करके छोड़ गए थे। यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल गुजारे थे। इस जगह ने मुझे ज़िंदगी की मुश्किलात में सहारा दिया है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। शहजादा उसकी बात गौर से सुन रहा था। उसका नरम दिल हमदर्दी से लबरेज था। उसने नरम शब्दों में कहा, माँ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर शहर की तरक्की ज़रूरी है। आपको इस जगह के बदले एक अच्छी जगह देने का वादा करते हैं। आपकी झोपड़ी की जगह पर एक और बड़ी प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी जाएगी जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। औरत ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, बेटा, आपकी ऑफ़र अच्छी है, मगर ये झोपड़ी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और उसको नहीं छोड़ सकती। अगर हुकूमत को मेरी जगह चाहिए तो मुझे यहाँ पर ही रहने दें और अपना प्रोजेक्ट पूरा करें। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं बनूंगी। वह दूर हवाओं में चिल्लाकर बोली थी। शहजादा हैरान रह गया। उसने पहली बार देखा था कोई आदमी अपनी झोपड़ी के लिए इस तरह मोहब्बत दिखा सकता है। वह गहरी सोच में गुम था, मगर हिम्मत नहीं हारना चाहता था। एक और कोशिश करके देख लेता हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ माँ जी, आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक शानदार महल नुमा घर दें जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से आराम से बिता सकें। और ना सिर्फ उस महल में ज़िंदगी की हर एक ऐशो आराम होगी। वह औरत शहजादे की बात सुनकर सख्त हैरान थी। शहजादे, आप क्या समझते हैं, मैं दौलत या ऐश इशरत पाने की खातिर अपनी झोपड़ी छोड़ दूंगी? अगर मुझे ये जगह छोड़नी ही होती तो आप मुझे कोई ऑफ़र ना भी देते, तब भी मैं ये छोड़ देती। ना तो मुझे ऐशो इशरत की चाह है, ना पैसों की तमन्ना।
आप मेरा जवाब सुनकर मायूस होंगे, मगर मेरी तरफ से आज भी इनकार है। मुझे उम्मीद है आप अपने आदमियों को बार बार यहाँ नहीं भेजोगे, मुझे आराम से ज़िंदगी बिताने दोगे। शहजादा हैरान था, कोई भी फटी पुरानी झोपड़ी की खातिर करोड़ों की ऑफर कैसे ठुकरा सकता है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा न देखा न सुना था। ज़्यादातर लोग झोपड़ी कुछ ज़मीन या एक घर के बदले ही खाली कर दिया करते थे। उसकी ज़िद और मोहब्बत से शहजादे को शक होने लगा। उस झोपड़ी में ज़रूर कोई खास राज है। उसने तय कर लिया कि वह ये राज जरूर जानकर रहेगा। इधर मंसूबे की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी तरफ शहजादा उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के खोज में लगा था। एक रात हद से ज़्यादा अंधेरा था। शहजादे ने अपना हुलिया बदला। उसने अपनी कीमती रेशमी पोशाक को उतार कर अलग रख दिया और एक सादा सफ़ेद पोशाक पहन लिया। उसने अपने सोने की दाढ़ी वाली कपड़ों को छोड़कर एक आम सादा सफ़ेद कपड़ा पहन लिया। उसने अपने चेहरे को बदलने के लिए सफ़ेद रंग की मूछ दाढ़ी भी लगा ली। अब वह एक आम बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। कोई भी उसे पहचान न सकता था। रात के उस अंधेरे में कम से कम बुढ़िया औरत तो बिल्कुल ना पहचान पाती। वह उस औरत की झोपड़ी के नज़दीक चला गया। अब उस झोपड़ी के अंदर जाने का तरीका सोच रहा था। वह झोपड़ी के बाहर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उस औरत को बाहर से कुछ धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी और फौरन उठकर बाहर चली आई और देखा तो एक आदमी को ज़मीन पर गिरा पाया तो उसकी मदद को लपकी। वह आदमी बुरी तरह से ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उस औरत ने उसे पानी पिलाया और उसको सहारा देकर अपनी झोपड़ी में ले आई और उसे कोने में लगे बिछौने पर बिठा दिया। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, शहजादे ने बड़ी लाचारी भरी शब्दों में कहा। तो वह औरत सोच में पड़ गई। उस वक्त उसके पास खाने को कुछ मौजूद नहीं था। वह दोपहर की सूखी रोटी पानी में डुबोकर कुछ देर पहले ही खाई थी। तो उसके पास कुछ सिक्के मौजूद थे। उसको मालूम था देर रात गए कौन सी दुकान खुली रहती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। उसने कपड़ों के ढेर में से एक चादर में बंधे कुछ सिक्के खोला और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ी। शहजादा जो अपने पेट पर हाथ रखकर कमजोर सा लेटा था, उसके बाहर निकलते ही उठ बैठा। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसे जल्दी ही वह राज खोजना था जिसके खातिर वह यहाँ झोपड़ी में चला आया था। उसने बड़ी तेजी से आसपास का जायजा लिया था। एक कोने में फटे पुराने कपड़ों का ढेर, जबकि दूसरे कोने में पानी का बर्तन और गिलास रखा था। पूरे जमीन पर एक मोटा सा कपड़ा बिछा हुआ था। शहजादे को पहली नज़र में तो झोपड़ी में कुछ खास दिखाई नहीं दिया। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और आजू बाजू रखी हर चीज़ को छूकर देखने लगा। झोपड़ी के पीछे की दीवार को जो ही उसने देखा तो उसे भारी लोहे की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी जल्दी वहाँ के पड़े कपड़ों को एक तरफ किया। ये देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक लोहे का भारी छोटा सा दरवाज़ा लगा था। उसने जो ही दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब उसने देखा कि वहाँ एक सुरंग मौजूद थी, उसने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर उस सुरंग में रोशनी की। उसे लगा कि दरवाजे के पीछे दीवार होगी या शायद कोई पाइपलाइन वगैरह, मगर वह एक सुरंग थी जिसमें अंदर जाने का रास्ता मौजूद था। वहाँ पर एक पतली सी तंग जगह थी। शहजादा घुटनों के बल चलकर वहाँ से गुजर सकता था। शहजादा एक ही पल में सुरंग के अंदर मौजूद था। वह घुटनों के बल चलता रहा। वह सुरंग काफ़ी लंबी थी। वह चलते चलते थक चुका था, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसे रात जानकर ही रहना था। वह चलता रहा। आखिरकार सुरंग खत्म हुई। वह लोहे की भारी सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। यहाँ एक बहुत बड़ा तहखाना था। शहजादे ने घूम फिर कर पूरे तहखाने का जायजा लिया, मगर वह बिल्कुल खाली था। अब कुछ खास ना पाकर वापस पलटने ही लगा था कि उसके पांव से कोई चीज़ टकराई और वह लड़खड़ा कर गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खुफिया कमरा था जो खुद ब खुद खुल गया। शायद शहजादे का पाँव गलती से उसके हैंडल पर पड़ गया था और दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। शहजादा हैरानी से अंदर दाखिल हुआ। वह कमरा किताबों से भरा हुआ था और नए जवाहरात से भरा पड़ा था। ऐसा लगता था ये किसी बड़े अजीम आलीशान सल्तनत की निशानियाँ थी। शहजादा हैरान होकर हर एक चीज़ को अपनी उंगलियों से छूता आगे बढ़ रहा था। वह औरत कौन थी और इस तरह कीमती सामान उसके पास कैसे आया था? एक बात तो तय थी कि वह इतना सब कुछ चुरा कर यहाँ नहीं छुपा सकती थी। ये सब उसकी मलकियत थी। उस औरत ने अपने बाप दादाओं की निशानियों को महफूज रखने के लिए अपनी झोपड़ी से छुपाने की जगह बना रखा था। वह एक एक चीज़ का जायजा लेने लगा। यहाँ इस कदर कीमती सामान मौजूद थे कि करोड़ों की ऑफर के सामने कुछ नहीं थी।
तभी उस औरत ने महल और करोड़ों रुपए लेने से मना कर दिया था। शहजादा हैरानी से एक एक चीज को छू रहा था। उसी बीच में उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने चौंक कर पलट कर पीछे देखा। वही बुढ़िया औरत हाथ में डंडा पकड़े उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन हो तुम? यहाँ तक कैसे पहुँचे? उसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। मैं कोई चोर नहीं हूँ, आप मेरा यकीन करिए। मैं आपको और आपके इस कीमती धरोहर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं एक शहजादा हूँ, मेरा नाम अब्बास है। मैं कुछ दिन पहले आपसे मिलने भी आया था। शहजादे ने अपना चेहरा साफ किया ताकि बुढ़िया उसकी पहचान कर सके। शहजादे ने नकली दाढ़ी मूछ भी उतार दी और उस औरत ने गौर से शहजादे की चेहरे को देखा। अब वह उसको एक नज़र में ही पहचान गई थी। शहजादे, आप यहाँ कैसे आ गए? ये राज तो हमने सदियों से छुपा रखा था, मगर अब ये सब खुल जाएगा। मगर आप कौन हैं और ये सब आपके पास किस तरह आया? शहजादे ने फिर से उस बूढ़ी औरत से मजबूर होकर पूछा। अब तो मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। वह धीरे कदमों से चलती हुई एक बड़े चबूतरे पर टिक गई। शहजादा भी उसके नक्शे कदम पर चला, उसके कुछ ही फासले पर बैठ गया। मेरा नाम मेहरुनिसा है। मेरे बाप दादा एक ज़माने में इस्लामी सल्तनत अदन के हुक्मरान थे और हमारा ख़ानदान वहाँ हंसी खुशी रहता था और एक बड़े इलाके पर हुकूमत करता था। वह शहर अपनी खूबसूरती और दौलत के लिए मशहूर था। दुनिया भर के ताजदारों का गढ़ था। हमारे महल की शान शौकत देखने लायक थी और हमारे खजाने की कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। बहुत से दुश्मनों की नज़र हमारे महल और खजानों पर थी। दुश्मन सदियों से हमले की तैयारी में बिजी थे, बल्कि कई बार हमारे इलाके और महल पर हमला भी कर चुके थे। मगर हमारे ताकतवर सिपाही हमेशा ही उनका मुंह तोड़ जवाब देते थे। मेरे परदादा उस वक्त सबसे बड़े सिपा सलार थे। एक दिन वे अचानक ही बीमार हो गए और चल बसे। उनके वफात के बाद सल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान और धक्का लगा और उनकी जगह उनके शहजादे ने संभाली। मगर हम सब सोग में थे। एक दिन हमारे सल्तनत पर दुश्मनों ने हमला किया। एक तरफ हमारे लोग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, तो दूसरी तरफ हमलावर बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ किया गया था। वह एक बड़ी जंग थी। उसमें हमारा खानदान सब कुछ हार गया। दुश्मनों ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया, सबको मार डाला। कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए और साथ जितना सामान ला सकते थे ले आए, जिसमें कीमती चीज और एक बड़ा डब्बा भी शामिल था। हम अपनी जान बचाने के लिए एक खुफिया रास्ते से फरार हुए थे। हमारे बाप दादा ने बनवाया था। वह रास्ता हमें महल के तहखाने से निकालकर जंगल के अंदर ले गया। हमने कई दिन जंगल में बिताए, मगर जंगल में दिन गुजारना बेहद मुश्किल था। वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर थे जो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते थे। जंगल में अक्सर डाकू बसेरा करते थे, जिनसे हमारी जानों को सख्त खतरा था। हम वहाँ से शहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते इस बड़े से घर में आ पहुँचे, जो शायद यहाँ किसी ने अपनी कुछ कीमती सामान रखने के लिए बनवाया था। मगर उस वक्त ये खाली था। शायद उसके मालिक यहाँ से जा चुके थे या मर चुके थे। हम इस घर में रहने लगे, मगर यहाँ से जाकर खाने पीने का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शहर यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। सारा रास्ता पहाड़ों से भरा हुआ था। धीरे धीरे शहर तरक्की करता रहा। दूर दूर तक इलाकों पर मकान और दुकान बनती गई। हम सब ने मिलकर इस तहखाने से बाहर का रास्ता सुरंग बना लिया, जिसमें से हम बाहर आने जाने और खाने पीने का इंतजाम करने में आसानी हो गई। मगर हमें डर था कोई दरवाज़ा देख ना ले, इसलिए हमने उसके ऊपर एक झोपड़ी बना दी। हम अक्सर यहाँ आते और अपने दादा की शान शौकत याद करते, क्योंकि अब हमारे पास उनकी यादें ही बची थी। मेरे साथ आने वाली बाकी औरतें एक एक करके इस दुनिया से चली गईं। मैं उस उम्र में काफ़ी छोटी थी। मुझे नहीं मालूम था मुझे उन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता चल जाता तो वे लोग मुझे भी जान से मार देते, जैसे मेरे बुजुर्गों को मार दिया था, और सारा सामान लूटकर फरार हो जाते। जबकि ये सब हमारी खानदानी सल्तनत की विरासत के समान थे और मुझे सबसे बेहद प्यार था। मैंने अपने बाप दादा की किताबों को पढ़ना जारी रखा, उनसे बहुत कुछ सीखा। ये खजाना और किताबों मेरे बाप दादा की निशानियां हैं और मैं उन्हें संभाल कर रखना चाहती हूँ। मैं अपने प्यारे बुजुर्गों की शफ़क़त और तारीख को जिंदा रखना चाहती हूँ। लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा ख़ानदान किस तरह मलिया मेट कर दिया गया। पूरा का पूरा कुंबा एक ही रात में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये आज तक ना कर पाई। उस उम्मीद पर जिंदा हूँ, एक दिन इस शहर से हुक्मरानों का हाल लोगों तक पहुँचाऊँगी, मगर ये मुमकिन होता नज़र नहीं आया। मैंने बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें मैंने अपने बचपन की हर वाक़ये को बयां किया।
मगर उन किताबों को बाहर नहीं निकाल पाई। जो किताबें आप देख रहे हैं, ये मैंने ही लिखी है। मेरे माँ बाप ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया था। वह भी जान बचाकर भागने वालों में से एक थे। शहजादा ये सब जानकर सख्त हैरान था। वह सोच भी ना सका था एक शहजादी ने उसके शहर में किस तरह गुमनामी की जिंदगी बिताई थी। शहजादे ने फौरन समझ लिया, ये खजाना मदीना की तारीख और शिफ़क़त के लिए बहुत अहम रखता है। उसने औरत की इज्जत और उसके राज की हिफाजत का वादा किया और तय किया कि इस मकाम को तारीख वर्ष के तौर पर महफूज किया जाएगा। उसके बाद उस जगह पर सबसे ऊंची इमारत शामिल करने का मंसूबा हटा दिया गया और मदीना की उस झोपड़ी को उसकी तारीख अहमियत के साथ बरकरार रखा गया। शहजादा उसके खजाने को अपने साथ महल ले गया। जो किसी सल्तनत की शहजादी थी, उसने अपने बचपन से लेकर अब तक किसी फ़कीर जैसी ज़िंदगी बिताई थी। शहजादे ने खुद से वादा किया कि वह उसकी मर्जी से इमारत तामीर करवाएगा, जिसमें उस अदन शहर वहाँ के शहजादों की तारीख महफूज की जाएगी। अपने मर्जी से अपने बाप दादा के महल से मिलता जुलता अपने शहर जैसी इमारत तामीर करवाई, जो अदन रियासत के तौर पर बनाई गई थी। शहजादे के उस फैसले ने न सिर्फ उस औरत के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा की, बल्कि मदीना के लोगों में भी उसका मुकाम बुलंद कर दिया। हुकूमत ने उस इलाके को एक नकासी महल करार दिया और उस अदन शहर में उस खुफिया कमरा को बनवाया, अवाम के लिए नुमाइश पर रखा गया। ये आज़ाद अदन शहर मदीना की तारीख की शिफ़क़त की हिफाजत और उसकी तालीम के लिए एक अहम मरकज़ बनाया गया। उस वाक़े ने पूरे शहर को एक पैगाम दिया, मगर अपनी शिफ़क़त और तारीख को महफूज रखना भी इतना ही अहम है। झोपड़ी की दास्तान मदीना मुनव्वरा की एक मिसाल बन गई, जहाँ बीते हुए कुदरत और तरक्की एक साथ नुमाया होती है। इसी तरह मदीने ने अपनी रूहानी तारीख के साथ बरकरार रखते हुए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाया। ये कहानी जल्द ही पूरे मुल्क में फैल गई और मदीना मुनव्वरा की झोपड़ी एक अलामत बन गई। कैसे एक आम औरत की इस्तिफाकत और शहजादे की समझदारी ने शहर की तारीख और शिफ़क़त को महफूज किया। उस वाक़े ने लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने बाप दादाओं की कदर करने का सबक दिया। मदीने में आने वाले विदेशी अब सिर्फ मस्जिद नबवी और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते हैं, मगर उस अदन शहर के घर का भी रुख करते हैं, जहां उस झोपड़ी की कहानी सुनाई जाती है। उसके अलावा हुकूमत ने भी शहर की दीगर इमारत और सिफाती मुकामात की हिफाजत के लिए नए कानून और मंसूबे बनाए। वाक़े मदीने की आवाम के लिए एक मिसाल बन गया था। मदीना शहर के तरक्की में वह ये ना भूले। इस तरह मदीना मुनव्वरा ने दुनिया को सिखा दिया कैसे एक शहर अपनी तारीख और शाखा को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकता है, और उसकी ये कहानी हमेशा के लिए दिलों में महफूज हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ मदीना मुनव्वरा में हुकूमत और शहरियों ने मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि शहर की यदि तरक्की के साथ साथ उसकी तारीखी और रूहानियत भी महफूज रहे। तालीम में उस वाक़े को इंसाफ का हिस्सा बनाया गया ताकि नई नस्ल अपने बीते हुए अजमत से वाकिफ़ रहे, और जो नई प्रोजेक्ट की तामीर हो रही थी, उस अजीम प्रोजेक्ट को पूरा किया गया था जो उसने खुद से किया था। वह अपने ख़ानदान की तारीख को हमेशा याद रखेगी और तमाम लोगों तक इस जंग के बारे में बताएगी जिसमें उसका पूरा का पूरा ख़ानदान और हीरे जवाहरात और उसकी किताबें लाखों विदेशी उस अदन घर को देखने आते हैं और वे कहानी सुनते हैं जिसने मदीना में अदन घर को महफूज रखने में अहम किरदार किया था। दुनिया भर में एक मिसाल बन गया कि किस तरह आम लोगों की इस्तेकामत और हुक्मरान की वसीयत मिलकर तारीख को महफूज कर सकती है। मदीना की उस कहानी ने ये साबित किया कि हकीकत तरक्की वही होती है जो अपने बीते हुए जड़ों को मजबूत रखे और अपने भविष्य की राहों को रोशन करे। अलग अलग मुल्क से आने वाले विदेशी उस कहानी की अजमत को देखने के लिए मदीना शहर आते हैं। शहर के इंतज़ामिया ने भी उस मकाम की देखभाल और तरक्की के लिए और ज़्यादा प्रयास किया ताकि ये मकाम आने वाली नस्लों के लिए महफूज रख सकें। उस किस्से के बाद मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अपनी तारीख और शिफ़क़त पर पकड़ करना सीख लिया था। हर गली, हर इमारत, हर चेहरे पर मदीना की शानदार तारीख की झलक नज़र आने लगी। उस झोपड़ी की कहानी ने सिर्फ एक शाख को महफूज किया, बल्कि मदीना मुनव्वरा के भविष्य की बुनियादों को भी मजबूत किया। इस तरह मदीना ने दुनिया को सिखाया
कि ज़्यादा तरक्की के सफ़र में अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही हकीकत की कामयाबी है। मदीने मुनव्वरा की झोपड़ी की ये कहानी नस्ल दर नस्ल याद की जाएगी और ये शहर की तारीख की एक हिस्सा बन गई। लोग अपनी मुखालफों में इस वाक़े का जिक्र करते हैं, नई नस्ल को बताते हैं कैसे एक बूढ़ी औरत की मोहब्बत और वफ़ादारी ने मदीना के सफ़र को महफूज किया। मदीना के कॉलेज स्कूलों में इस कहानी को अपनी किताबों में शामिल कर लिया गया था ताकि बच्चे अपनी तारीख से वाकिफ़ हों और इस पर फ़िक्र करें। इस वाक़े में सिर्फ शहर की शाखा को मजबूत किया गया बल्कि लोगों में अपने वतन की हिफाजत का जज्बा भी पैदा किया। हुकूमत ने भी उस वाक़े से सबक सीखा और दीगर तारीख की कौम की हिफाजत के लिए और ज़्यादा कदम उठाए। मदीना मुनव्वरा के मकाम ने अपने तारीख की कुदरत करते हुए उसे महफूज रखने के लिए वादा किया। उस झोपड़ी की कहानी जो कभी एक आम औरत की इस्तेकामत की अलामत थी, अब मदीना मुनव्वरा की रूह और उसके लोगों की पहचान बन चुकी थी। ये मदीना मुनव्वरा की झोपड़ी ने न सिर्फ एक शहर की तारीख को महफूज किया बल्कि उसकी रूहानी शाखा को हमेशा के लिए बरकरार कर दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।